कैप 3 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 83 आईटी जनरल कंट्रोल। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर हमारा चैप्टर 16, थर्ड लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का। इसमें दो कंसेप्ट आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, की कंपोनेंट्स ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल और इम्प्लीमेंटिंग आईटी जनरल कंट्रोल। जो की कंपोनेंट्स हैं ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है और इम्प्लीमेंटिंग आईटी जनरल कंट्रोल ये हेडिंग्स वाला कंसेप्ट है, जिसमें हेडिंग्स आपने याद करनी होती है और उसमें नॉर्मल टेक्निकल चीज़ आगे फर्दर नहीं होगी, स्वाई का दुका एक्सप्लेनेशन में। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, क्या ग्रुप में शेयर कर दिया गया था कि आपका आज मेंटी क्विज नहीं है? ऐसे ओके। दूसरी चीज़, क्या ग्रुप में लेक्चर प्लान शेयर कर दिया गया था? वो माइंड मैप, लेक्चर का माइंड मैप आपने ड्रा किया है क्लास में आने से पहले? कितने स्टूडेंट्स से ड्रा किया ज़रा? शाबाश। मेरे भाई आप लोगों ने क्यों नहीं ड्रा किया माइंड मैप? फिर भाई आप लोगों ने क्यों नहीं ड्रा किया माइंड मैप? ड्रा करना था ना, बोला था। कल ही शेयर हो गया था क्या सुबह शेयर हुआ था? कल ही शेयर हो गया था ना। हाँ जी क्यों नहीं किया? आइंदा करेंगे ना। शाबाश। अच्छा, इसके अलावा वॉल्यूम जो केस स्टडीज का सेट है उसका भी आपको शेयर किया गया था चैप्टर 1 का, ऐसा ही है। और क्वेश्चन सेट कल शेयर कर दिया गया था, सॉल्यूशन सेट आज शेयर कर दिया हमने। हाँ जी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो भी शेयर हो चुका है। कितने स्टूडेंट्स ने ये केस स्टडीज को अटेम्प्ट किया है चैप्टर 1 की केस स्टडीज? सिर्फ एक, बाकी क्यों नहीं कर सके? संडे को करेंगे, चले। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर के आएंगे ना उसके लिए संडे का वेट नहीं करना, वो साथ साथ वर्किंग डे में करने हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होना। आपको हर दूसरे दिन या समटाइम डेली कोई ना कोई सेट मिलता रहेगा, ठीक है। कोशिश करें कि की पॉइंट्स रिटर्न फॉर्म में करें, कंप्लीट आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है, कि उसको कंप्लीट एग्जामिनेशन स्टार्ट। आपने केस स्टडी को पढ़ना है और उसके जो की पॉइंट्स होंगे वो आपने नोट डाउन करने हैं। सिर्फ कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है। की पॉइंट्स का फायदा ये होगा कि मेन कंसेप्ट जो आपके जहन में आ रहा है वो आप लिख लेंगे तो सोल्यूशन के साथ फिर मैच कर सकेंगे कि मैंने क्या लिखा था, और इससे टाइम भी बचेगा, ठीक है। कम वक्त में आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसको लाजमी हमने करना है, ठीक है। हालांकि कंसेप्ट वही, ऐसी बहाने आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है, और केस स्टडी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। डन जी। चलिए अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। कल हमने ये स्टडी किया था कि जो आईटी कंट्रोल्स हैं इनको हम दो लेवल्स में क्लासिफाई करते हैं। एक ओवरऑल लेवल कहते हैं आईटी जनरल कंट्रोल, और एक है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस लेवल जिसे हम एप्लीकेशन कंट्रोल कहते हैं। हमने स्टडी किया था कि दोनों में से जो ज़्यादा अहम है वो आईटी जनरल कंट्रोल है, और आईटी जनरल कंट्रोल की डिस्कशन हमने की थी कल। तो सिर्फ समझ लीजिए कि एक कॉमन सही कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे जो इंट्रोडक्टरी थे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 2 3। आज थोड़ा सा टेक्निकल स्टफ होगा और थोड़ा सा जनरल समझ लीजिए कि डिस्कशन या जनरल पॉइंट होंगे। पहले टेक्निकल स्टफ। हमने ये इंश्योर करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो आईटी सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। और जो हमें थ्रेट्स हैं, एक तो है ना थ्रेट, खास किस्म का साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो कि हमें नॉर्मली हमें आउटसाइडर से थ्रेट होता है। लेकिन एक थ्रेट है रनिंग ऑपरेशंस में, ठीक है। यह होता है एडवांस थ्रेट्स तो अभी कुछ अर्सा 3-4 साल पहले जो है वो ज़्यादा हुए हैं, जब से इंट्रोडक्शन हुआ है अटैक्स ज़्यादा हुए हैं। जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनकी नेचर भी चेंज हुई है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। लेकिन उससे पहले भी थ्रेट्स थे। जब जिस दिन दुनिया में इंटरनेट ईजाद हुआ उस दिन से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो क्या कोई रनिंग बिजनेस को भी कोई थ्रेट होते हैं? इसका जवाब है यस, बिल्कुल स्टैंडर्ड थ्रेट। उनको कंट्रोल करने के लिए आईटी जनरल कंट्रोल है, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल देखिए, हैकर का तो थ्रेट है, लॉजिक बम के बारे में हमने पढ़ा, फिशिंग स्कैम के बारे में हमने स्टडी किया, वो तो थ्रेट अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंटली कोई एम्प्लॉय अपने लॉगिन से एक्सेस करे सिस्टम को और कुछ फाइल्स को डिलीट कर दे? या ऐसे हो सकता है कि हमारा सिस्टम है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अपने प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, वो सिस्टम में कुछ ऐसा चेंज कर दे जो कि टेस्टिंग किए बगैर किया गया और उससे सिस्टम जो है वो काम करना बंद हो गया? ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है। तो रूटीन नेचर के कंट्रोल्स को हमने, रूटीन नेचर के जो रिस्क हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है उनको कैसे एड्रेस करना है, सवाल ये है। उसके लिए कंट्रोल्स आईटी जनरल कंट्रोल। अब आईटी जनरल कंट्रोल को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, यानी इसके 5 कंपोनेंट्स ध्यान में रखिएगा। जनरल आईटी जनरल कंट्रोल का लेवल ऑफ ऑपरेशन क्या है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनका फोकस किस पे होगा? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जब हम पढ़े थे तो हमारा ज्यादा फोकस किस पे था? आउटसाइड वर्ल्ड पे। आईटी जनरल कंट्रोल में हमारा फोकस किसके ऊपर होगा? इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि आपको पता है क्लियर लाइन ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन फोकस जो हमारा इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह के कंट्रोल्स है, एक वो जो ओवरऑल लेवल पे अप्लाई होते हैं और दूसरा वो जो कह ले आप डिपार्टमेंटल लेवल पे या कह ले कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन लेवल पे। डिपार्टमेंटल लेवल पे जो वो एप्लीकेशन कंट्रोल है और जो ओवरऑल लेवल के वो आईटी जनरल कंट्रोल। ज्यादा है हम आईटी जनरल कंट्रोल उनको स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल्स हैं, ठीक है, साइबर कंट्रोल, इनको स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो याद रखिए आपको आईटी जनरल कंट्रोल को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा हमें आईटी जनरल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है? वो कहता है 5 कंपोनेंट्स आपको बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स। अगर ये कंपोनेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग है, यानी आईटी जनरल कंट्रोल की समझिए टाइप्स है, 5 टाइप्स। अगर ये सारी टाइप्स ऑफ जनरल कंट्रोल्स सही ऑपरेट कर रही हैं, सही काम कर रही हैं, तो इसका मतलब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल आईटी सिस्टम है वो भी सिक्योर्ड है। अब ये 5 टाइप्स ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल क्या है, जिसे हम 5 कंपोनेंट्स भी कहते हैं? वो है 5 कंपोनेंट्स हैं एक्सेस कंट्रोल्स, चेंज मैनेजमेंट, आईटी ऑपरेशन, प्रोग्राम डेवलपमेंट, फिजिकल सिक्योरिटी। ये 5 टाइप्स है। अभी आपको समझ नहीं आई होगी, सिर्फ बेसिक इसको अंडरस्टैंड। अभी इस हिस्से में आपको ये समझाऊंगा टाइप्स क्या है, फिर इसके बाद हर एक टाइप की फर्दर एग्जांपल्स आएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फर्ज कीजिए आज से पहले सारा काम मैनुअल कर रहे थे, आज उन्होंने फैसला किया कि हमने मैनुअल की बजाय आईटी सिस्टम को यूज करना शुरू करना है। तो सबसे पहली चीज प्रोग्राम, तरतीब थोड़ी आगे पीछे कर रहा हूं, प्रोग्राम डेवलपमेंट, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर एक्विजिशन। पहली टाइप क्या है हमारे आईटी जनरल कंट्रोल की, कि आपने जब कभी कोई भी सॉफ्टवेयर एक्वायर करना है, प्रोग्राम एक्वायर करना है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को देखिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर को देखिए, उस लिहाज से जो प्रोग्राम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ कंपैटिबल हो, जो सॉफ्टवेयर कंपैटिबल हो, आपने वो बाय करना है। आईटी जनरल कंट्रोल का पहला असूल, जब कभी कोई भी सॉफ्टवेयर बाय करेंगे, छोटा हो या बड़ा हो, उससे पहले आपने एक्विजिशन लेवल पे, एक्विजिशन लेवल किस लेवल पे? एक्विजिशन या डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का वर्ड उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला जाता है जिनका अपना इन हाउस प्रोग्रामर मौजूद है। आप जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, या तो आपने खुद बनाया होगा इन हाउस, उसके लिए वर्ड यूज होता है डेवलपमेंट, या आपने एक्वायर किया होगा, उसके लिए टर्म यूज होता है एक्विजिशन। समझाना क्या जा रहा है, पहला असूल क्या है आईटी जनरल कंट्रोल का? आपने कोई भी सिस्टम जब एक्वायर करना है या डेवलप करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक डेवलप करना है, ठीक है। जैसे आप कोई मोबाइल जब बाय करने जाते हैं तो आप देखते हैं आपकी नीड क्या है, आपने कौन कौन सी एप्स को यूज करना है, क्या वो एप्स आपके इस मोबाइल के साथ कंपैटिबल हैं। अब इमेजिन कीजिए आपके ख्याल में क्या, देखिए पहले वो सिस्टम की बात कर रहा है, कंट्रोल की नहीं। पहले पहला कंट्रोल उसने क्या बताया कि आप सिस्टम जो बाय करें ना वो अच्छा हो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन नीड के साथ मैच करे। अब मुझे ये बताइए, क्या जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिस पे बाद में कंट्रोल बिल्ड होने हैं, क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रेडिंग कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिटेल सर्विस सेक्टर में जो कंपनी है उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम क्या एक जैसा होगा? नहीं, हर एक की नीड्स डिफरेंट है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में आपने अगर सॉफ्टवेयर को यूज करना है, डेवलप करना है, एक्वायर करना है, उसकी नीड्स डिफरेंट है। तो सबसे पहला असूल आपको क्या बता रहा है कि आपने जो इंश्योर करना है कि जो सॉफ्टवेयर जो है वो आप डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल नीड के मुताबिक हो, और जो सिक्योरिटी फीचर्स जरूरी हैं स्टार्ट में वो आपने साथ ही बिल्ड कर लेने हैं। आपको याद है कंसेप्ट हमने पहले स्टडी किया था कि क्या सिक्योरिटी फीचर्स सॉफ्टवेयर सारे का सारा डेवलप होने या एक्वायर होने के बाद ऐड करने चाहिए, कि साथ साथ हर स्टेप के ऊपर, डेवलपमेंट के हर स्टेप के ऊपर सिक्योरिटी फीचर ऐड होने चाहिए? याद है क्या पढ़ा था हमने? हर स्टेप। शाबाश, ये आपको पहला लेसन दे रहा है। ये बात समझ आई?
पहला फेज क्या है हमारे आईटी जनरल कंट्रोल में? पहला कंपोनेंट क्या है? प्रोग्राम डेवलपमेंट। इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कहते हैं, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, कि हमने जो हेडिंग की है हम उसी को लेके चलेंगे, प्रोग्राम डेवलपमेंट। इसमें क्या मतलब है? जो भी आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायर करना है, डेवलप करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन नीड के मुताबिक डेवलप करना है, और फिर उसके अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर होने चाहिए, बाद में नहीं, उसके साथ साथ। भाई ये बात समझ आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की? चलिए, सॉफ्टवेयर आपने एक बाय कर लिया। अब दूसरा सवाल, क्या मार्केट में ज्यादातर अब क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर एक्वायर किए जाते हैं, डेवलप नहीं किए जाते। ठीक है, क्योंकि आउटसोर्सिंग, आपको होता है दुनिया जो अब आउटसोर्सिंग की तरफ जा रही है, कि बजाय ये कि हर एक्टिविटी के लिए अपना डिपार्टमेंट बनाया जाए, हर एक्टिविटी स्पेशलिस्ट लोगों से हम आउटसोर्स करवाएं। दूसरा कंसेप्ट यह, जब आपने सॉफ्टवेयर एक बाय कर लिया, कंप्लीट आ गया आपके पास, क्या हो सकता है कि आपको उसमें अपनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से कुछ चेंज करना पड़े? हो सकता है करना पड़े। जैसे फर्ज करें है तो दोनों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कंपनी जो है वो क्रेडिट पे सेल करती है, दूसरी कंपनी क्रेडिट पे सेल नहीं करती, ऐसे हो सकता है। तो क्या पॉसिबल है कि सिस्टम डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी कुछ टाइप ऑफ इंश्योरेंस में डील करती है, कुछ में डील नहीं करती। तो अगर फर्ज कीजिए हमने जो सॉफ्टवेयर खरीदा है, डेवलप किया है, एक्वायर किया है, उसमें सिर्फ कैश सेल की ऑप्शन है, हमने उसमें क्रेडिट सेल की ऑप्शन भी देनी है, तो क्या पॉसिबल है कि एक्विजिशन के बाद हमें उस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल चेंज करने। अब बताइए, जो चेंज हो, क्या ये ऑथोराइज चेंज होने चाहिए, प्रॉपर इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इनकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कि जिसको जो लगे कि भाई ये सिस्टम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो आए और चेंज कर दे? बताइए, क्या कोई चेंज मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल्स होने चाहिए कि जो भी सिस्टम एक्वायर किया है, डेवलप किया है, महीने 2 महीने, साल 2 साल बाद उसको चेंज करने की जरूरत पड़े, तो क्या चेंज हो सके कि ना हो सके? उस चेंज में कंट्रोल्स होने चाहिए कि नहीं? आपके ख्याल में क्या कंट्रोल हो सकते हैं? पढ़ेंगे तो भी थोड़ी देर में, आप बताइए, कोई एक आधा कंट्रोल बता दें इंश्योर करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टम में जो भी चेंजेस हो रही हैं वो प्रॉपरली अप्रूव्ड हो, हायर अथॉरिटी अप्रूव करे, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो, जो जो चेंज कर रहे हैं उसको लिखो, कल को उसको रीस्कैन करना पड़े, हमारे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मौजूद हो, किसने अप्रूव किया था, क्या चेंज हुआ था। बाज़ औक़ात चेंज ठीक नहीं होते तो रिवर्स भी जाना पड़ता है। तो दूसरा आईटी जनरल कंट्रोल का कंपोनेंट क्या है? चेंज मैनेजमेंट। यहां पे चेंज मैनेजमेंट से क्या मुराद है? आपने आईटी सिस्टम को चेंज करना है, कर सकते हैं, लेकिन उसे तरीके सलीके से चेंज करना है, ताकि ये ना हो कि कोई भी मुंह उठा के हमारा सिस्टम चेंज कर रहा है। हमने डेटर्स का क्रेडिट पीरियड सेट किया हुआ 30 डेज, कोई यूजर आए सेल्स डिपार्टमेंट का जो आईटी का भी एक्सपर्ट है, और वो क्या करे, वो चेंज करे 30 डेज को 60 डेज कर ले, ये ले थोड़ा सा चेंज किया ऑर्गेनाइजेशन का तो कैश फ्लो प्रॉब्लम आ गया। अब उधर जो पैसे 30 दिन में मिलने थे 60 डेज में मिलेंगे। तो चेंज मैनेजमेंट समझ आ गया। पहला कौन सा आपको समझाया? प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या आपको बताया? चेंज मैनेजमेंट। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा एक्सेस कंट्रोल्स। कौन से कंट्रोल? एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, अब एक्सेस कंट्रोल ना दो तरह के होते हैं, ये भी एक्सेस कंट्रोल है, ये भी एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है, हेडिंग्स आई कैप ने थोड़ी सी ऐसी रखी है, आपको लगेगा शायद जैसे डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों कैटेगरी एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब समझिए क्या है? एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एसेट्स हैं, अनऑथोराइज्ड पर्सन उनको हाथ ना लगा सके या उन तक पहुंच ना सके, ये ज्यादा बेहतर है, उन तक पहुंच। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? एक्सेस कंट्रोल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एसेट्स हैं, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उनके करीब ना पहुंच सके। फिर से, एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एसेट्स हैं, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उन तक ना पहुंच सके। भाई ये अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा छोटा सा ट्विस्ट ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स होते हैं ना, वो सिर्फ टेंजिबल नहीं होते, वो इनटेंजिबल भी होते हैं। जैसे टेंजिबल एसेट्स क्या है? मशीनरी, सर्वर रूम, कंप्यूटर, ठीक है, नेटवर्क केबल्स, माउस, ठीक है, कीबोर्ड, ये क्या है? ये हमारे
टेंजिबल एसेट्स है। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट्स कौन से है? हमारा डाटा, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, डाटाबेस, गुडविल भी है। गुडविल अकाउंटिंग के लिहाज से कर रहे हैं हम, तो आईटी वाली एग्जांपल रखेंगे इंटेंजिबल में। आईटी की वर्ल्ड में इनटेंजिबल एसेट क्या होगा? वो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, वो डाटाबेस है हमारा जो मेंटेन किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये अच्छा मुझे बताइए, प्रोटेक्ट किसको करना चाहिए अनऑथोराइज्ड लोगों से? टेंजिबल को या इनटेंजिबल को? दोनों को। शाबाश। तो टेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है फिजिकल सिक्योरिटी, और इनटेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है एक्सेस कंट्रोल, जिसे लॉजिकल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। यह है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये इसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। चाहे तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं, चाहे सेम हेडिंग के साथ भी जा सकते हैं, जो आई के आपने रिकमेंड किए। भाई समझ रहे हैं? अच्छा मुझे बताइए, अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है कि फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कैसे इंश्योर कर सकते हैं, एग्जांपल दीजिए। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कैसे इंश्योर? भाई अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारे एसेट्स के करीब ना जाए, डोर लॉक लगा सकते हैं, और क्या सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी गार्ड उधर बैठा होगा। बैजेस दे सकते हैं एम्प्लॉइज को कि भाई जिसके पास ये बैज होगा वो ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता। लॉक सिस्टम हो सकता है, ये भी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, फिजिकली एंट्री को, या फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक। शाबाश जी, हाँ जी बिल्कुल, फेस रिकग्निशन एप्स। तो इससे हम फिजिकल एंट्री को रोक सकेंगे। अच्छा, जो हमारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये भी तो हो सकता है कि बंदा किसी दूसरे मुल्क में बैठा हो, ठीक है, बैठा हो रशिया में है और हमारे सिस्टम को एक्सेस कर दे। ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं। शाबाश। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट कर सकते हैं, फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं, एन्क्रिप्शन। शाबाश शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। ये है हमारे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो वो आपको बता रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल में 5 कंपोनेंट्स हैं। जरा अगर समझ आई तो मुझे बताइएगा। प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये कंपोनेंट क्या बताता है आपको? कि जब कभी कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आप एक्वायर करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के मुताबिक एक्वायर और इंश्योर करें उसमें सिक्योरिटी फीचर बिल्ट इन हो, बजाय ये कि बाद में देखें कैसे सिक्योर करना है, उसके अंदर बिल्ट इन हो। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज चेंज मैनेजमेंट। इसका क्या कंसेप्ट था कि जो सिस्टम भी आप एक्वायर करेंगे, हो सकता है पीरियोडिकली उसमें चेंज करना पड़े उसको कुछ, तो चेंज जो प्रॉपर ऑथोराइज होना चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, चेंज की लाइव ऑपरेशन से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो चेंज मैनेजमेंट कहलाती हैं। फिर इसके बाद एक्सेस कंट्रोल क्या है कि हमारे फिजिकल एसेट्स को प्रोटेक्ट करो और हमारे इनटेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करो, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। और लास्ट क्या है? आईटी ऑपरेशन, कि भाई सारा कुछ रनिंग नॉर्मली ठीक चलता रहे, बिल्कुल ठीक है, अच्छे की उम्मीद रखें, बुरे के लिए तैयार भी रहे। यहां पे आईटी ऑपरेशन में बुरे के लिए आपको तैयार कर रहा है क्या? कि सम टाइम ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम छोटी मोटी भी हो सकती है, कोई 1-2 कंप्यूटर खराब हो गए, वो प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है। क्या आग लग गई सर्वर रूम में, सब कुछ उड़ गया। नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे लिए पूरा जो हमारा सिस्टम है वो नॉट अवेलेबल हो गया। तो मुझे बताइए कि क्या जब सारा सिस्टम नॉट अवेलेबल हो जाए तो हमें घर बैठ जाना चाहिए और सोग करते रहना चाहिए? क्या हमें कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बैकअप के तौर पे रखना चाहिए कि जब कभी डिस्टर्बेंस आए तो हमारे ऑपरेशंस ना रुके, हमारे कस्टमर जो हैं उनको कोई डिले का फेस ना करना पड़े, फौरी तौर पे हम अपने सिस्टम को रिकवर कर लें? से होना चाहिए कि नहीं ऐसा सिस्टम? इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस या आईटी ऑपरेशंस। आईटी ऑपरेशन या कंटिन्यूटी ऑफ आईटी ऑपरेशन का मतलब क्या है? अगर कभी डिजास्टर अकर हुआ, आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप रिकवर कर सके उससे, एज सून एज पॉसिबल अपनी एक्टिविटीज को रिस्टोर कर लें। यह है कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। जरा मुझे बताइए, इसमें आपके ख्याल में क्या क्या एग्जांपल्स होंगी एक्टिविटीज की, कंट्रोल्स की, कि कैसे इंश्योर कर सकते हैं आप? बैकअप बनाना चाहिए, थर्ड पार्टी के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट होने चाहिए कि सर हमारे 2-4 जो है अगर कंप्यूटर खराब हो गए तो आप आके
उनको ठीक करेंगे, रिपेयर, इसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट बोलते हैं थर्ड पार्टी के साथ। रिडंडेंट हार्डवेयर होना चाहिए, रिडंडेंट हार्डवेयर पढ़ा ना कंसेप्ट, कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बैकअप के तौर पे आप हार्डवेयर अपने पास रखिए, अगर कभी अहम चीजों की जरूरत पड़ी तो शिफ्ट हो सके। जैसे कॉलेज में इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है मौजूद वापडा से, लेकिन बैकअप सिस्टम भी है क्या, जनरेटर, लाइट जाए तो क्लास बंद ना खत्म ना हो जाए बल्कि कंटिन्यू रहे। कंटिन्यू कैसे रखे, बैकअप पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। और रिडंडेंट बैकअप भी है, सोलर सिस्टम भी है, ठीक है। अगर सुबह में क्लास हो रही हो, जनरेटर में फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डीजल खत्म हो गया, सोलर सिस्टम भी मौजूद है, तो ये बैकअप सिस्टम है। अब मुझे बताइए इन कंपोनेंट्स को पढ़ के बताइए, क्या इन कंपोनेंट्स को पढ़ के समझ आ रही है कि किस चीज को डील कर रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट अहम था, आगे एग्जांपल कंसेप्ट समझ आ गया, एग्जांपल इजी जाएंगे। क्लियर, 5 कंपोनेंट, हर कंपोनेंट में क्या होगा, डन। आगे अब एग्जांपल लेवल पे चलें, चलिए। अच्छा पहले मैं इस तरतीब थोड़ी आगे पीछे कर लूं, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल, आप मुझे बताइए फिजिकली एसेट्स को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो ये कह रहा है सबसे पहले तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, यानी कॉमन कंट्रोल, क्या कि हमारे जिस जगह पे फिजिकल एसेट्स पड़े हैं हर एरे गैरे को उधर आने की इजाजत ना हो, क्या आप एंट्री को लिमिट करें उस जगह पे जहां पे आपके फिजिकल एसेट्स है, कंप्यूटर पड़े हुए हैं। कैसे लिमिट करें कि आईटी जोन को खास तौर पे लिमिट करना है, कैसे, आईडी के जरिए से, आईडी कार्ड हो, बैजेस हो, बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन हो, ठीक है, थंब इंप्रेशन वगैरह के जरिए से, और लॉग मेंटेन करें कौन आया कौन गया। हर एक लॉग का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। इससे क्या, जो दहशतगर्द अगर कोई हमारी बिल्डिंग में आना चाहता है, आईटी डिपार्टमेंट डाटा सेंटर में, क्या वो रुक जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यहां पे रुक जाएगा। दूसरा एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल क्या है, आपके ऐसा जो हार्डवेयर है ना, जो कंप्यूटर है, उन्हें एनवायरमेंट से भी खतरा है, याद है ना, क्या, हाई टेम्परेचर की वजह से, फ्लड से, फायर से, तो कह रहा है इस तरह की चीजों को कंट्रोल करें, टेम्परेचर कंट्रोल करें। आपने देखा होगा जहां पे आईटी इक्विपमेंट होता है वहां पे नॉर्मली एसी वगैरह का खास तौर पे इंतजाम रखा जाता है, क्यों, ताकि वो सिस्टम कूल डाउन रखने में हेल्प करे उसको। तो कह रहे हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल क्या है, एनवायरमेंटल कंट्रोल ये है कि आपने अपने एसेट्स को एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है, जैसे फायर, हीट, सडन पावर लॉस, ठीक है, इससे प्रोटेक्ट करें। फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करें जगह जगह, खासतौर पे आईटी रूम, डाटा सेंटर के करीब। फिर क्या है, सर्विलेंस, सीसीटीवी कैमरा, अलार्म टू डिटेक्ट एक अनऑथोराइज्ड पर्सन कोई आ जाए, ठीक है, रात के टाइम पे वो किसी ने दीवार छलांग लगाई इस तरफ, भैया पहले तो हमारे फेंसेस होने चाहिए वो ना आ सके, और फर्ज करें उसने उसको काट गया, आ भी गया, सर्विलेंस कैमरा होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा, जो फौरन बता दे भैया ये मशकूक आदमी हिलजुल कर रहा है। तो ये सर्विलेंस, सीसीटीवी कैमरा, अलार्म फौरन बज जाए। रात को खोलने की कोशिश करे दरवाजा, जैसे गाड़ी में अलार्म सिस्टम होता है ना, वो क्या है, वो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की एग्जांपल है, कोई गाड़ी को चुरा के ना ले जाए। उसी तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी अलार्म सिस्टम इंप्लीमेंट करें। ये हो गए फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इनमें, ओके। अब इसके बाद लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, जिसे हमने नाम दिया था, ये एक्सेस कंट्रोल, यानी ये क्या है, ये है कि भाई लाजमी नहीं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई आपके घर आए। अब चूंकि इंटरनेट है तो साइबर अटैक्स तो कोई दूसरे मुल्क में बैठा होगा वहां से भी कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए क्या तरीका है, यूजर ऑथेंटिकेशन, कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में, हमारे सिस्टम में कोई पर्सन आ ही नहीं सकता जब तक वो अपनी आइडेंटिटी कंफर्म ना करवाए कि वो कौन है। हमने अपने हर एम्प्लॉय को यूजर नेम पासवर्ड दिए होंगे कि भैया ये यूजर नेम पासवर्ड एंटर करो, ताकि हमें पता चले हमारा एम्प्लॉय है, मैच कर जाए तो हम आपको अलाउ करेंगे आए सिस्टम को एक्सेस करें। लेकिन इसमें भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पासवर्ड जो है उसको हैक कर लेता है, फिशिंग ईमेल के जरिए से पासवर्ड वो पिक कर लेते हैं। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं सिर्फ पासवर्ड नहीं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक को भी ऐड करते हैं, मतलब आपको पता है मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। पासवर्ड पढ़ा था हमने, पासवर्ड के बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब सिर्फ पासवर्ड हो तो वो रेगुलर है, जब उसके साथ आप ऑथेंटिकेटर या मोबाइल पे कोड सिस्टम भी ऐड कर देते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब बायोमेट्रिक भी ऐड कर दे या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन,
अच्छा, यूजर ऑथेंटिकेशन तो हो गया। अब मुझे बताइए, क्या हर यूजर को पूरे सिस्टम की एक्सेस दे देनी चाहिए? नहीं, हर एक उसको, सेल्स वाले को सेल्स डिपार्टमेंट की एक्सेस, परचेज वाले को परचेज के डाटा की एक्सेस, पेरोल वाले को पेरोल के डाटा। इसको क्या बोलते हैं? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। कोई जूनियर लेवल का पर्सन है, उसको जूनियर लेवल की एक्सेस, कोई हायर लेवल का पर्सन है, उसको हायर लेवल की एक्सेस। रोल बेस्ड, ये हमने पहले पढ़े हुए हैं, एग्रीड? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट। प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, ये भी पहले पढ़ा हुआ। प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट क्या होती है कि बाजू का ये है मैनेज देखें, जूनियर के रोल को मैनेज करना अलग टास्क है। जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं ना, खासतौर पे ये सीनियर से भी 2 हाथ आगे हैं, प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के पर्सन हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की एक्सेस चाहिए होती है। जैसे हमारा आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, नॉर्मली उसका एक अकाउंट है, हमने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्या कि भैया आप सिर्फ 9 to 5 इसको एक्सेस कर सकते हैं। 5 बजे छुट्टी होगी, घर गया, 9 बजे साइबर अटैक हुआ, सारा सिस्टम जो है उसको दोबारा जो है रीस्टार्ट करता है, बूट करना है उसके लिए। अब वो बंदा जो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर घर बैठा हुआ है, वो कह रहा है सर इस रात के टाइम पे मैं तो नहीं आ सकता, आने जाने में मुझे 2-2.5 घंटे लगेंगे। आप ऐसा करें, उधर कोई जूनियर कोई और पर्सन बैठा हुआ जी, बैठा। ऐसा करते हैं कि फिर टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, मैंने आईटी एडमिनिस्ट्रेटर को फोन किया, मैंने कहा भैया हमारी क्लासेस चल रही हैं, शाम में 5 बजे आप चले गए हैं, हमारी 7 से 9 बजे तक क्लास है, अब उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है एलएमएस पे, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है लेट नाइट। अब उसने कहा सर ऐसा कीजिए कि आपके पास भी एक्सेस है, मेरे पास भी एक्सेस है, लेकिन टेक्निकल चीजें मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। आप ऐसा कीजिए, आरजी तौर पे, अगर तो मैं कॉलेज में होता तो मैं फौरी तौर पे इसको ठीक कर देता, मैं घर में हूं। आप ऐसा करें, आरजी तौर पे मुझे एक एडमिन अकाउंट क्रिएट कर दे, जो कि सिस्टम को एक्सेस करके हर तरह की चेंज जो भी जरूरी हो वो कर सकता हो। देखिए ये बड़ा रिस्की काम है। अगर ये किसी इररेलेवेंट पर्सन के पास ये वाला अकाउंट चला गया ना, वो तो पूरे सिस्टम को उड़ा के रख सकता है। तो ये थोड़ा, लेकिन जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो तो घर बैठा है, कॉलेज आ नहीं सकता। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट कर दूंगा कि वो होगा एडमिन अकाउंट, यानी उसमें प्रिविलेज लेवल जो है वो हाईएस्ट होगा। प्रिविलेज लेवल क्या है? प्रिविलेज लेवल का मतलब क्या है? एक्सेस, क्या वो एक्टिविटीज कर सकता है, हाईएस्ट लेवल के होंगे। लेकिन इसको मैंने बड़े ध्यान से मैनेज करना, यही सिखा रहा है प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट में। आपने क्रिएट करना है फौरी, उनको सेंड कर देना है, और उसके साथ एक्सपायरी अटैच कर देनी है कि 5 घंटे बाद ये अकाउंट ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट, इनएक्टिव हो जाए। फिर उसका रिकॉर्ड रखना है कि इस अकाउंट के जरिए कौन कौन सी एक्टिविटी की गई, क्योंकि ये हाईली प्रिविलेज अकाउंट्स होते हैं। तो यहां पे समझा क्या रहा है? कह रहा है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो है ना, रोल बेस्ड, वो तो आपने जूनियर एम्प्लॉयज के लिए जितने मर्जी मतलब रिकॉर्ड रखिए, वो नॉर्मल कंट्रोल है। लेकिन अगर कोई किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में प्रिविलेज अकाउंट क्रिएट करने हैं, तो उनकी क्रिएशन, उनके यूज और उनके डीएक्टिवेशन, इन सारी चीजों पे खास ध्यान रखना है आपने। और कुछ अरसे के बाद इस तरह के अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दे। ये जहां पे हमारे लिए बेनिफिट का बायस है कि थोड़ी देर के लिए अर्जेंट सिचुएशन में क्रिएट, वहां पे नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। ये एक्सेस, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट समझ आया आपको? ये एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल की एक्सेस होती है। कौन सी होती है? एडमिनिस्ट्रेटर। आईटी में जो हाईएस्ट लेवल के लोग होते हैं उन्हें कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो हाईएस्ट लेवल के होते हैं लोग, समझ ले नॉर्मल कंपनी में जो सीएफओ सीईओ होते हैं, तो ये आईटी डिपार्टमेंट के अंदर सीएफओ लेवल का पर्सन है, हाईएस्ट पर्सन एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए एक्सेस, भाई फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल हो गया, समझ आ गए? एक्सेस कंट्रोल भी समझ आ गया। क्या फर्क है दोनों में? फिजिकल कंट्रोल हमारे फिजिकल एसेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, एक्सेस कंट्रोल हमारे इंटेंजिबल्स, डाटा को। इसमें उसने सिंपल ही कंट्रोल, हालांकि और भी एग्जांपल है लेकिन उसने सिंपल रखे हुए हैं, हम भी उस हद तक डिस्कशन रखते हैं। फिर इसके बाद आगे क्या चल? चेंज मैनेजमेंट। अच्छा भाई, प्रोग्राम डेवलपमेंट। भाई प्रोग्राम हम कोई डेवलप कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, उसमें भी कंट्रोल्स होने चाहिए। क्या कंट्रोल? रिक्वायरमेंट एनालिसिस।
भाई देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। ये तो नहीं कि वापडा के लाइनमैन के लिए मोबाइल खरीदने जा रहे हैं और वो तस्वीर खींचनी है उन्होंने मीटर से, ऐसे ही करते हैं ना, वो कार्ड के ऊपर आ रही होती है ना, और उसके लिए आपने क्या किया, 5 मेगापिक्सल कैमरे वाला मोबाइल खरीद लिया, उसमें पता ही नहीं सही तरह नंबर ही नहीं पड़े जाता है। तो इसका मतलब क्या, जो सारी बाइंग आपने की वो किसी काम की नहीं रही। तो इसीलिए जब भी आपने सिस्टम को एक्वायर करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को डिफाइन करना है कि सॉफ्टवेयर किस मकसद के लिए खरीद रहे हैं या बना रहे हैं। और अगर आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो आपके प्रोग्रामर ने इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर की एग्जांपल अब दे रहा हूं, मोबाइल की एग्जांपल पीछे छोड़ के सॉफ्टवेयर की एग्जांपल पे आ जाए। सॉफ्टवेयर बनाना है कोई, हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा ऐसा सिस्टम हो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स तक जो उनकी एक्टिविटी है, उनके घरों तक, जो स्टूडेंट किस वक्त कॉलेज में आया, किस वक्त कॉलेज से निकला, ऑटोमेटिकली मैसेज उनके पेरेंट्स तक पहुंच जाए। फर्स्ट करें हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करो, फिर क्या करो, जो प्रोग्रामर कोड बनाए कोड को रिव्यू करो और उसको टेस्ट करो, कहीं उसमें कोई बग तो नहीं है बाज़-औक़ात। और ये टेस्टिंग जो है ना, ये हर एंगल से होनी चाहिए। बाज़-औक़ात हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जब, तो उसकी जब टेस्टिंग करते हैं तो एक एंड से कर लेते हैं, सिर्फ डिफरेंट रोल्स होते हैं ना। जब भी याद रखें कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाना है, उसमें जितने भी रोल आपने क्रिएट किए हैं, क्या करना है, हर एक रोल को अलग अलग देखना है कि वो सही ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे गेम होती है ना, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, गेम होती है, उसमें फर्ज कीजिए कि 6 स्टेजेस हैं, तो आपने ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करके देख लिया गेम सही चल रही है तो बस ठीक है, नहीं, आपको हर स्टेज स्टार्ट से लेके एंड तक सारी टेस्ट करनी पड़ेगी कि क्या जैसे इंटेंडेड था वैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जब भी सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करना है, क्या करना है, पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करें, फिर उसको डेवलप करें, कोड्स के जरिए से सॉफ्टवेयर बनते हैं, और फिर क्या करें, उसको टेस्ट करें। अच्छा, जो टेस्टिंग है ना, ये 3 लेवल की टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेट, कोड रिव्यू किस लिए कर रहे हैं हम, ताकि देखें कोई बग वगैरह तो नहीं है, कोई बग वगैरह हो तो फिर कोड में से उसको क्लीन करते हैं। फिर टेस्टिंग करनी है, डेवलपमेंट की, कोड रिव्यू किया, टेस्टिंग की। टेस्टिंग 3 लेवल की, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब क्या, यूनिट टेस्टिंग क्या है, इंडिविजुअल टेस्टिंग, ये पढ़ा हुआ आपने पहले कंसेप्ट, इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए गेम डेवलप कर रहे हैं, उसमें 6 स्टेजेस हैं, पहले स्टेज 1 डेवलप करो, फिर स्टेज 2 करो, फिर स्टेज 3, फिर स्टेज 4, ये यूनिट टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, सारी स्टेजेस इकट्ठी लिंक करके करो, भैया स्टेज 1 पार हो जाती है तो गेम ऑटोमेटिकली स्टेज 2 पे शिफ्ट होती है कि नहीं होती, ठीक है। ये क्या है, इंटीग्रेशन, यानी आपने एक सिस्टम बनाया है, जैसे सेल्स सिस्टम को हमने चेंज किया, पहले उसमें क्रेडिट वाली ऑप्शन नहीं थी, हमने क्रेडिट वाली ऑप्शन भी ऐड कर दी। तो स्टेप नंबर 1 में जब हमने टेस्टिंग करनी है, सिर्फ सेल्स सिस्टम को टेस्ट करना है। स्टेप नंबर 2 में हमने सेल्स सिस्टम को इन्वेंट्री के साथ, कैश के साथ भी लिंक कर देना है, ताकि जब कभी इन्वेंट्री से सेल आउट हो, सेल्स ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाए, इंटीग्रेट होकर अपडेट हो जाए। तो पहले अलग टेस्टिंग करनी है, जो भी सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट आप डिजाइन कर रहे हैं, फिर उसको पूरे सिस्टम के साथ मिलाना है, इंटीग्रेट, पहले यूनिट टेस्टिंग, फिर उसके बाद क्या करना है, इकट्ठा करके उसको इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग, और फिर इसके बाद यूजर एक्सेप्टेंस। यूजर को कहना है, जिस बंदे ने सेल्स सिस्टम को एंटर करना है उसको अब सीट पे बिठाना है। पहले हम सारी टेस्टिंग करेंगे, जो हमारी यूनिट टेस्टिंग है वो कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा, डिजाइनर करेगा। जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा, डिजाइनर करेगा। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि यूजर के सामने उसको जाके रख दे सॉफ्टवेयर लाइव, जब इसको इस्तेमाल करो, नहीं, फिर यूजर को बुलाना है, भैया आओ हमारी लैब में बैठो, इधर देखो, ताकि वो अगर कोई गलतियां ट्रेन करें, जैसे गाड़ी सिखाने के लिए ट्रेनिंग नहीं देते हम, उसे सॉफ्टवेयर में उसकी प्रैक्टिस करवाएं। जब यूजर कहे हाँ सर मैं कंफर्टेबल हो गया हूं, मुझे पता चल गया सारा क्या करना है, हम कहे जो भी तुम्हारी तरफ से एक्सेप्टेंस है, तैयार हो, लॉन्च कर दे सिस्टम, यूजर कहेगा लॉन्च कर दे, हमने कहा ये लो। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एक्विजिशन में 3 कंट्रोल कौन कौन से हैं। स्टेप नंबर 1 रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्या चाहिए सॉफ्टवेयर से, क्या नीड है आपकी, ताकि उस नीड के मुताबिक सॉफ्टवेयर डेवलप हो, ये ना अननेसेसरी सॉफ्टवेयर रिक्वायर कर ले। दूसरा क्या है हमारा कंट्रोल, कोड रिव्यू, जो कोड बना रहे हैं आप उसको रिव्यू करें, उसमें कोई बग तो नहीं है। तीसरा टेस्टिंग, टेस्टिंग की 3 टाइप्स कौन सी है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग।
चलिए प्रोग्राम डेवलप हो गया, फिर इसके बाद भाई प्रोग्राम आ गया हमारे पास, गुड, इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल हो गया। अगली बात, क्या हमें महीने बाद उसको थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। तो चेंज कैसे करें? चेंज कैसे करें? सबसे पहले कह रहा है चेंज अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए। बगैर हायर मैनेजमेंट की रिटर्न अप्रूवल के सिस्टम के साथ कोई प्रोग्रामर छेड़छाड़ नहीं करेगा। प्रोग्रामर है, सिस्टम को चेंज करना चाहे कर सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं जब मर्जी कर ले। कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हो, कोई जो भी चीफ है, वो जब कहेंगे इसको सिस्टम चेंज करे फिर चेंज करेगा, वरना नहीं। तो बताइए, रनिंग सिस्टम को चेंज करने से पहले अप्रूवल होनी चाहिए। अप्रूवल रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, ज़बानी कलामी होनी चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, प्रॉपर अप्रूवल होनी चाहिए। उसके बगैर कोई चेंज नहीं करना, पहला सूल। और फिर दूसरा सूल वही कि जब चेंज करना है तो क्या करो, पहले टेस्टिंग कर लो, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कर लो, फिर एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग भी करो। वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में ट्रेनिंग शामिल हो जाती है वैसे। तो चेंज मैनेजमेंट के क्या कंट्रोल्स हैं? पहले अप्रूवल लो, फिर जो चेंज किया है उसकी टेस्टिंग करो, एम्प्लॉयज को ट्रेन करो कि ये सिस्टम चेंज हुआ है, और सारे प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन रखो, रिकॉर्ड रखो। कल कला को देखने की जरूरत पड़े तो पता चले हवाई चेंज नहीं किया था, ये बॉस ने बोला था तो फिर चेंज किया था। ये आ गए हमारे चेंज मैनेजमेंट। और लास्ट, आईटी ऑपरेशंस कंट्रोल का मतलब क्या है? आईटी ऑपरेशन का कंट्रोल का होता है, देखिए आ गया ना, चेंज अप्रूवल प्रोसेस आ गया, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन आ गया, और डॉक्यूमेंटेशन आ गया। ये मिलता जुलता है इससे, तो दोनों मिलते जुलते एक्टिविटीज मिलते जुलते। नेक्स्ट, आईटी ऑपरेशन कंट्रोल। आईटी ऑपरेशन कंट्रोल्स का मतलब क्या है? कि एक सिस्टम कभी ऑफलाइन ना जाए, नॉट अवेलेबल ना हो, डाउन टाइम, शाबाश, डाउन टाइम मिनिमम हो 0.00001। डाउन टाइम कम होना अच्छा है कि ज्यादा होना अच्छा है? कम होना अच्छा है। तो कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके सिस्टम पे हैकर ने अटैक कर दिया, सारा कुछ तबाह बर्बाद कर, इनक्रिप्ट कर दिया सब कुछ, अब वो आपसे $1 लाख मांग रहे हैं, क्या करें? $1 लाख दे दें? कहेंगे भैया तेरे को $1 लाख नहीं देना, क्योंकि हमने पहले ही $100 खर्च करके अपना सारा डाटा का बैकअप क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये फायदा होता है, टाइम पे थोड़ा सा खर्चा कर ले, बाद में बड़े खर्चे से बचा। बैकअप एंड रिकवरी, अपने डाटा का रेगुलर बैकअप करें, और फिर उसको टेस्ट भी करते रहे कि बैकअप रिस्टोर करके चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, बैकअप क्रिएट करें अपने डाटा का, ताकि जब कभी हैकर अटैक करे आप उसको रिस्टोर कर सके। और कभी कभार सैंपल बेस पे देखें रिस्टोर डाटा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। सिस्टम मॉनिटरिंग, सिस्टम के ऊपर कंटिन्यूसली नजर रखें, ताकि अगर कोई थ्रेट सामने आता है रियल टाइम में आपको पता चल जाए प्रॉब्लम है। अपने ऑपरेशंस को प्रोटेक्ट रखें, नजर रखें पहले से ही। ठीक है, हमने कोई टर्म पढ़ी है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। प्रिवेंटिव डिटेक्टिव अगर पढ़ी है तो मुझे बताइए। ये नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे शिफ्ट हो रहा हूं, सिर्फ हल्का सा कंसेप्ट। भाई हमारे जो कंट्रोल्स हैं वो प्रिवेंटिव भी होते हैं, डिटेक्टिव भी, करेक्टिव भी। प्रिवेंटिव कौन से होते हैं? जो कि एरर को अकर होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। जैसे हमारे जितने भी एक्सेस कंट्रोल्स हैं वो प्रिवेंटिव कंट्रोल है। भाई डिटेक्टिव कंट्रोल कौन से हैं? कि जब कोई एरर, जब कोई प्रॉब्लम, जब कोई गड़बड़ अकर हो जाए तो वो बताते हैं कि ये हो गई। जैसे अलर्ट सिस्टम होता है, कोई गलत आया, एक तो फेंस थे, फेंस हमने अपने बिल्डिंग के इर्द गिर्द वो तारे लगाई हुई हैं, ये क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल है। कोई पर्सन आया, तारे काट के जंप लगा के अंदर, अब सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया सर, या लॉग मेंटेन होते हैं, लॉग, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कोई पर्सन मशकूक आया था। ये कौन सा है? डिटेक्टिव कंट्रोल। डिटेक्टिव कंट्रोल। तो बताइए फिर, अगर बात समझ आ रही है, आईटी के एग्जांपल दूंगा। डिजास्टर अकर हुआ, हमारे प्रिवेंटिव कंट्रोल फेल हो गए, डिटेक्टिव कंट्रोल से पता चल गया कि ये बंदा फॉर एग्जांपल कोरिया में बैठा था जिसने अटैक किया। अब करेक्टिव कंट्रोल भी तो होना चाहिए। मसाइल को सिर्फ डिटेक्ट कर लेना काफी है कि करेक्ट भी होना चाहिए।
करेक्ट भी होना चाहिए। करेक्ट कैसे करें? बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम से। ये हमारा प्रिवेंटिव कंट्रोल है, करेक्टिव कंट्रोल है। तो कंट्रोल को हम कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। डॉक्टर कहता है भैया आजकल के मौसम में ठंडी खट्टी चीजें ना खाओ, कौन सा कंट्रोल है? प्रिवेंटिव, ताकि बीमारी हो ही ना। गला खराब हो गया, डॉक्टर के पास गए, उसने कहा मुंह खुला, वो पता नहीं चेक किया, ठीक है, उसने कहा टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवाए, ठीक है, ये नब्ज चेक की, ये क्या है? डिटेक्टिव। फिर उसने कहा भैया इसको ड्रिप लगेगी है और मेडिसिन दे दी, ये क्या है? करेक्टिव कंट्रोल। हर कंट्रोल की अपनी अपनी एक अहमियत है। तो मुझे बताइए, ये है सिस्टम मॉनिटरिंग, ये है सिस्टम मॉनिटरिंग। कि सिस्टम पे नजर रखना कि कहीं हमारे सिस्टम में कोई डिस्टरबेंस ना आए, हमारा सिस्टम के कंटिन्यूटी डिस्टर्ब ना हो। एक कंट्रोल ये है सिस्टम मॉनिटरिंग, एक कंट्रोल है बैकअप एंड रिकवरी। है दोनों ही कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन को इंश्योर करेंगे। ये कंटिन्यूस नजर रख रहा है रियल टाइम, और ये क्या कर रहा है कि अगर मसला आ गया रिकवर। इनमें से कौन सा प्रिवेंटिव है और कौन सा आपको लगता है कि करेक्टिव है? सिस्टम प्रिवेंटिव है, या डिटेक्टिव भी किसी हद तक कह सकते हैं। ये प्रिवेंटिव या डिटेक्टिव है, और ये कौन सा है? करेक्टिव। और ये इंसिडेंट मैनेजमेंट, कि अगर कभी कोई इंसिडेंट, आपको पता है आईटी में किसको कहते हैं? कोई नेगेटिव एक्सीडेंट को नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इंसिडेंट अगर हो जाए, अब उससे रिकवर होना है। रिकवर होने के लिए हमने हर एक को बताया हो भैया अगर कभी आग लग गई ना, परेशान नहीं होना भैया, तूने क्या करना है? इमरजेंसी गेट खोलना है। आप स्टाफ, आपकी जिम्मेदारी है ताकि हमारे कस्टमर वहां से फौरी तौर पर निकल जाए। आपने क्या करना है? ये जगह जगह फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल किए हुए हैं आपने, ये आपने पकड़ना है, निकालना है और फिर आग को बुझाना शुरू कर देना है, ठीक है। अब ये हर एक को हम ड्यूटी दे देते हैं। अगर कभी कोई इंसिडेंट आया, उसके साथ डील कैसे करना है? पैनिक नहीं होना उस वक्त, बल्कि उस वक्त आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी ये जिम्मेदारी। ये क्या है? इंसिडेंट मैनेजमेंट। क्लियर प्रोसेस बताएं हर एक को कि कभी अगर प्रॉब्लम आए तो आपने क्या होना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का इफेक्ट 100% है। अगर आप उस वक्त पैनिक हो जाए तो वो प्रॉब्लम डबल हो जाती है, और अगर आप उस वक्त अपने होशोवास को कायम रखें तो वो प्रॉब्लम आधी रह जाती है। हैंडल करना आसान होता है, लेकिन उस वक्त अगर हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते ना तो अक्सर पैनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम को मैनेज करना मजीद। तो वो कह रहे हैं पहले से तैयार रखें अपने एम्प्लॉइज को कि प्रॉब्लम आ भी सकती है और किस सिचुएशन में किसने क्या करना है। डन जी। तो ये थे हमारे आईटी जनरल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स। क्लियर? एग्जाम्पल के साथ क्लियर? लगभग हर कंपोनेंट की मेरा 3-3 एग्जाम्पल ही है, ऐसा ही है। ये ले तो आपके लिए तो याद डाटा लग गया, 3 5 15 एग्जाम्पल याद रखनी है। 5 कंट्रोल, 3 एग्जाम्पल, 15 हेडिंग याद रख सकते हैं ना इंशाल्लाह। और एक बोनस कंसेप्ट भी आपको दे दिया आज, क्या? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड। वैसे है ये बहुत आसान, थोड़ी सी हिम्मत करें ना आप। चले पढ़ाता नहीं, मैं पढ़ाता नहीं, ये सिर्फ स्टेजेस आपको ओवरव्यू करवा देता हूं। कहता है आपने भाई पहले मुझे बताइए, ये समझ आ गई ना? कह रहा आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल्स बिल्ड करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां आपने देखा कि भाई इधर तो बहुत अच्छे वो मूवी में मैंने देखा था, क्या देखा था? वैसे करके थंब इम्प्रेस करते हैं ना, स्कैन करते हैं, दरवाजा खुल जाता है, बड़ी सी बिल्डिंग है, दरवाजा खुल जाता है। वो फिर आगे जाएं, अगर कोई अनऑथराइज पर्सन हो, उधर से लेजर आती है, वो तबाह बर्बाद कर देते हैं। मूवीज में ऐसा होता है ना। आपने कहा मैं भी ऐसा सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करूंगा, नहीं। कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, उसकी एक्टिविटी उस डिफरेंट है। आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, रिस्क असेसमेंट करनी है। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है? ये इंप्लीमेंट, अब क्या, ये हमने आईटी जनरल कंट्रोल के कंपोनेंट पढ़ लिए। अब हम कल आने वाले कल के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि आईटी जनरल कंट्रोल को इंप्लीमेंट कैसे करना है। क्या पढ़ेंगे आने वाले कल के लेक्चर में? आईटी जनरल कंट्रोल को इंप्लीमेंट कैसे करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। कहता है किसी को देख के कॉपी नहीं करना, पहले देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क कौन कौन से हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करें और फिर असेस करें कौन सा रिस्क बड़ा है और कौन सा छोटा है। रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए,
रिस्क का मतलब क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये गड़बड़ हो सकती है। ओके, फिर क्या करें, फिर जो रिस्क होना, रिस्क जो तो छोटे छोटे रिस्क हैं, यहां पे रिस्क आइडेंटिफाई किए, यहां पे रिस्क की क्लासिफिकेशन की, छोटा रिस्क अलग, बड़ा रिस्क अलग। अगला टास्क क्या करना है भैया, उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए कंट्रोल। रिस्क क्या है, कोई भी पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को एक्सेस कर सकता है। अच्छा, तो फिर क्या करें, कंट्रोल बनाएं। क्या, यूजर नेम पासवर्ड के बगैर कोई नहीं लॉगिन कर एक्सेस कर सकता डाटा। रिस्क आइडेंटिफाई करें, क्या गलत हो सकता है, इसका क्या मतलब, रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है, क्या गलत हो सकता है आइडेंटिफाई करो, और फिर देखो कितने रिस्क छोटे हैं कितने बड़े। जो रिस्क बड़े हैं उनके लिए क्या करो, कंट्रोल डिजाइन करो। और कंट्रोल कितनी तरह के हो सकते हैं, तो कौन कौन से, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट, ये अहम है, इसको जरूर, इसको तो आज ही आपने याद कर लेना है। अच्छा, फिर कंट्रोल डिजाइन कर लिया, अब क्या कि ये होना चाहिए, तो उसको इंप्लीमेंट भी कर लो। डिजाइन करना अलग बात है, इंप्लीमेंट करना अलग। डिजाइन का मतलब है पेपर पे डिजाइन करो कि ये सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम बनाओ। इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है, एक्चुअली एक्टिविटीज में उसको अप्लाई कर दो कि आज के बाद से हर एम्प्लॉय का अपना यूजर नेम पासवर्ड होगा, वो उसको लॉग इन करने के लिए यूज करेगा। तो आईटी जनरल कंट्रोल को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। स्टेप नंबर 1, रिस्क आइडेंटिफाई करो, असेस करो। स्टेप नंबर 2, कंट्रोल डिजाइन करो, क्या होना चाहिए। नंबर 3 स्टेप, कंट्रोल इंप्लीमेंट करो। कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने के बाद फिर क्या करो, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। वरना आपको पता है बाजुकात जब कोरोना के बाद स्टूडेंट्स आए थे ना, उनमें से कई स्टूडेंट ऐसे थे उनको ईमेल अकाउंट नहीं बनाना आता था। इमेजिन करेंगे, मैं कम तादाद थी लेकिन ऐसे भी थे। देखिए एम्प्लॉय सारे के सारे जो है वो एक ही बैकग्राउंड से नहीं आते। तो आपने जब कंट्रोल को डिजाइन किया, इंप्लीमेंट किया, तो क्या एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी चाहिए कि एम्प्लॉयज खुद ही गलतियां करके सीख लेंगे, धक्के धुके खा के खुद ही सीख लेंगे, मतलब भाई लगे रहो कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, नहीं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। और फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद डिजाइन इंप्लीमेंट कर दिया, क्या करना चाहिए, क्या हमें मॉनिटरिंग एंड रिव्यू करना चाहिए कि हमारा सिस्टम जो है, क्या सिस्टम को मॉनिटर वक्त के बस एक दफा डिजाइन इंप्लीमेंट कर दिया तो छोड़ दें। याद रखें, वक्त गुजरने के साथ साथ नए रिस्क भी आ सकते हैं, आपके सिस्टम में कोई लूप होल भी सामने आ सकते हैं। तो जब आपने सिस्टम को एक दफा आइडेंटिफाई किया, रिस्क आइडेंटिफाई किया, कंट्रोल डिजाइन किया, कंट्रोल इंप्लीमेंट किया, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी, उसके बाद छोड़ना नहीं है सिस्टम को। सिस्टम पे कंटिन्यूसली नजर रखनी है कि कहीं पे किसी चेंज की जरूरत तो नहीं है। चेंज की जरूरत किस वजह से आ सकती है, वो हो सकता है नया रिस्क कोई आ जाए, वो हो सकता है आपके कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी हो, उसको अपग्रेड करने की जरूरत हो। तो ये इंप्लीमेंट, अजीब बात, आईटी जनरल कंट्रोल के कंपोनेंट भी 5 और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेजेस भी 5। ये तो याद करना बहुत ही आसान हो गया भाई, 5 स्टेजेस याद कर लेंगे ना आईटी जनरल कंट्रोल की। कौन कौन, वो तो अभी याद होगी हमें। आपके सर याद करनी नहीं है, कर चुके हैं भाई, कैसे याद कर चुके हैं। सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करो, असेस करो, फिर उस रिस्क के लिए कंट्रोल डिजाइन करो, फिर उस कंट्रोल को इंप्लीमेंट करो, फिर एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करो उसे, फिर मॉनिटरिंग करते रहो। ठीक है, 5 कंपोनेंट, बल्कि हमें तो इसमें एक ऐसा कंपोनेंट है उसकी हेडिंग्स भी याद हो गई हैं। ये लें, वो कौन सा कंपोनेंट है जिसकी हेडिंग याद हो गई है। एक नहीं 2 कंपोनेंट है। एक रिस्क वाला कंपोनेंट है कि रिस्क असेसमेंट करनी है तो 2 हेडिंग, रिस्क आइडेंटिफाई करो और रिस्क असेस करो। आपको याद है ना, रिस्क असेसमेंट में कहते थे फ्रीक्वेंसी और इंपैक्ट। एग्जांपल दी थी, घर से बाहर सड़क क्रॉस करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क बहुत कम है कि एक्सीडेंट होगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ तो इंपैक्ट हाई है। तो इस वजह से हम जब रिस्क असेसमेंट करते हैं तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी को भी नजर में रखते हैं, इंपैक्ट को भी। तो फिर से बताइए, आईटी जनरल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना है, 5 स्टेप्स कौन से हैं इंप्लीमेंट करने के? 5 स्टेप्स। रिस्क आइडेंटिफाई करो, असेस करो, दूसरा कंट्रोल डिजाइन करो, फिर कंट्रोल इंप्लीमेंट करो, फिर ट्रेनिंग दो, फिर मॉनिटरिंग करो। रिस्क असेसमेंट में 2 हेडिंग क्या है, रिस्क आइडेंटिफाई करो, रिस्क असेस करो। कंट्रोल डिजाइन में 3 हेडिंग क्या है भाई, कंट्रोल्स 3 तरह के हो सकते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। बाकी अभी नहीं करने हम,
बाकी भी अगर आज करेंगे तो फिर कल क्या करें? नहीं तो बाकी कुछ नहीं रह गया, इसका मतलब कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। भाई कह रहे हैं कर लें। क्या क्लास में और किसी में इतना कॉन्फिडेंस है जो ये कहें सर मैं बाकी के कर लूंगा, बस आपने जितना बता दिया काफी है, बाकी के कितना में कॉन्फिडेंस है? शाबाश, बस आज जाके पढ़ना है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन आप पढ़ के चलिए। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।